कर्क राशि चंद्रमा का राशि है। चंद्रमा पर ही ग्रहण लग रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लग रहा है? चंद्र ग्रहण 3 मार्च को, दिन मंगलवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन लगेगा। तो सूतक का जो समय है वो कितने से कितने बजे तक रहेगा? देखिए 3 मार्च को लगने वाला जो ग्रहण का सूतक काल होगा 9 घंटा पहले लग जाएगा। कब जो है होलिका दहन किया जाएगा और होली किस दिन मनाई जाएगी? 4 मार्च 2026 को रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। जो चंद्र ग्रहण है वो भारत के किन हिस्सों से देखा जा सकेगा? जी, भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में देखा जा सकता है। ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए? शुभ काम करने का तो एकदम मना है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। 12 राशि है, उन राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? कि जो वृष राशि ले जाते हैं कि उनको काफी मन उनका व्यथित रहेगा। कोई अपना उनके साथ धोखा दे सकता है, कोई महिला मित्र उनको चीट कर सकती है, डीच कर सकती है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्तुति और मैं हूं आपकी होस्ट अदिति शाह। मार्च की शुरुआत कई बड़े धार्मिक संयोग लेकर आ रही है। एक तरफ 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो वहीं इसी दिन होलिका दहन भी है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल है। होलिका दहन का सही मुहूर्त क्या है? होली आखिर 3 मार्च को मनाई जाएगी या 4 मार्च को? ग्रहण का सूतक काल कब से लगेगा और क्या इसका असर पूजा पाठ और त्योहार पर पड़ेगा? इन सभी उलझनों और ज्योतिषीय गणनाओं को सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद अदिति। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि साल 2026 का चंद्र ग्रहण कब लग रहा है? देखो अदिति, ये जो चंद्र ग्रहण है, ग्रहण का जब भी नाम आता है तो ग्रहण कभी भी अच्छा फल नहीं देता। ग्रहण जब भी आता है तो हमेशा प्रकृति में कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव बातें होती हैं। इसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ग्रहण क्यों लगता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। उस समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन संभव होती है, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी के पीछे स्थित होता है। और अब आइए आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को, दिन मंगलवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन लगेगा और यह आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है। और खास तौर से जो ग्रहण लग रहा है शनि की राशि कुंभ राशि पर लग रहा है। और ग्रहण का जो आरंभ होगा वह 3:20 सायंकाल पर होगा। मध्य जो है 5:04 पर होगा और मोक्ष जब होगा तो सायंकाल इंडियन टाइम जो होगा 6:47 PM पर होगा सायंकाल। कुल मिलाकर यह जो ग्रहण है 3 घंटा 27 मिनट तक रहेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में सिर्फ 20 मिनट ही दिखाई देगा। तो 6:27 से लेकर 6:47 तक का जो समय है यह भारत में दिखाई देगा। तो जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण काल में एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव ऊर्जा आती है। जब नकारात्मक ऊर्जा आती है तो उस समय क्या करना चाहिए कि जो साधक लोग हैं या जो घर में लोग रहते हैं सोचते हैं क्या करें, कहाँ जाएं। ऐसे परिस्थितियों में लोगों को क्या करना चाहिए कि ग्रहण काल, चूंकि हम लोगों के यहाँ बहुत कम समय लगता है, तो इस ग्रहण काल को आप आपदा समझ लीजिए। आपदा को आप अवसर में बदल सकते हैं। और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब होलिका दहन होगा उसके एक दिन बाद लग रहा है, होली के पहले लग रहा है, यह ग्रहण काल की विशिष्टता और बढ़ सकती है। तो इसमें व्यक्ति को क्या चाहिए कि तंत्र साधना, मंत्र साधना, अपनी ग्रहों को ठीक करना। अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए कि ग्रहण योग है, किसी की कुंडली में सूर्य राहु बैठा हुआ है, सूर्य केतु बैठा है, चंद्रमा राहु बैठा है, चंद्रमा केतु बैठा है, ऐसे परिस्थिति में बहुत कम समय मिल रहा है, तो उसमें अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए, तिल अर्पित करना चाहिए, ओम कुल देवोभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ग्रहण काल में जो बचा हुआ समय है उसमें गायत्री उपासना करे, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करे, तो यह व्यक्ति ग्रहण काल के समय को सदुपयोग कर सकता है। तो ग्रहण काल का आते ही करके अपने समय को आप ठीक कर सकते हैं, अपने ग्रहों की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। जी गुरुजी, ये ग्रहण भारत में लग रहा है, भारत में दिखाई देगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका सूतक काल भी लागू होगा। हाँ। तो सूतक का जो समय है वो कितने से कितने बजे तक रहेगा? देखिए, ग्रहण काल का ये होता है कि 3 पहर का मतलब होता है कि जब ये दिखाई देगा ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण हमेशा 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है
और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले लग जाता है। तो यह ग्रहण खासतौर से भारत में पूरे 20 मिनट तक ही दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी लागू होगा। तो 3 मार्च को लगने वाला जो ग्रहण का सूतक काल होगा 9 घंटा पहले लग जाएगा। तो सुबह 9:39 पर सूतक शुरू हो जाएगा और इस दौरान क्या करते हैं कि शुभ कार्य, पूजा पाठ, हवन, किसी मूर्ति का स्पर्श न करना ये वर्जित होता है। इस समय धार्मिक नियमों का विशेष रूप से जातक को पालन करना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहण काल में पूजा पाठ, मंदिर के कपाट सब बंद हो जाते हैं। तो ये ध्यान दिया जाता है कि जब भी ग्रहण काल हो तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, खरीदारी नहीं कर सकते, मैथुन कार्य नहीं कर सकते, और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अगर चाहते हैं करना तो सूतक काल में नहीं करना चाहिए। जी अच्छा गुरुजी, 4 मार्च को जो है वो होली है, होली के एक दिन पहले ग्रहण लग चुका है, तो ग्रहण लगेगा तो होलिका दहन का टाइम भी आगे पीछे होगा, तो होलिका दहन जो है वो कब होगा, उसका पूजा का मुहूर्त क्या होगा और कब जो है होलिका दहन किया जाएगा और होली किस दिन मनाई जाएगी? जी देखो, फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को सायंकाल 5:55 पर शुरू हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 3 मार्च को शाम 5:07 पर शुरू हो रहा है। तो चूंकि सूतक काल में आ जा रहा है, आपका जो होलिका दहन होती है वह 2 को ही हो रहा है, तो 3 को इसलिए चूंकि सूतक काल होने के नाते आप होली नहीं मना सकते। तब फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि 2 मार्च 2026 को ही है और इस दिन भद्रा समाप्त तो हो रहा है। तत्पश्चात भाद्रा का एक पुक्ष काल होता है जो होलिका दहन में करना 7 सम्मत माना गया है, नहीं तो शायद होलिका दहन भी नहीं हो पाती। इसलिए 2 मार्च की रात 12:50 से लेकर के रात्रि 2:02 के बीच होलिका दहन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, जबकि 4 मार्च 2026 को रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा। चलिए, आपके इस जवाब से ये तो क्लियर हो गया है कि 2 मार्च को होलिका दहन जो है वो किया जाएगा, उसका पूजन, और 3 मार्च को ग्रहण है, होली 4 मार्च को वो भी एक पुक्ष तिथि लग रहा है। अच्छा, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। तो पुक्ष तिथि चूंकि रात्रि में हो रहा है 12 बज के कुछ मिनट से लेकर के और 2:02, तो तिथि बदल रही है, इसलिए 2 को ही माना जाएगा। तो 2 को होलिका दहन होगा और 3 को चूंकि शाम को 5 बज के कुछ मिनट से सूतक लग जा रहा है, तो सूतक काल में होली मनाई नहीं जाती, चूंकि साल का पहला त्योहार है, प्रतिपदा तिथि में मनाई जाती है। तो जब भी आप इसमें मनाते हैं तो वो अच्छा नहीं मानते, चूंकि हम नए साल की शुरुआत करते हैं। जी, हम कहते हैं कि जैसे संबत जलाना, संबत इसको बोलते हैं। तो संबत का मतलब होता है कि हम लोग सनातन धर्म में हिंदू रीति रिवाज के नाते हमारे साल का पहला त्योहार है होली। अब उसी में ग्रहण लग गया, तो ग्रहण लगना कहीं से अच्छा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि होली की कुछ बुराइयां होती हैं, जैसे लोग झगड़े हो गए, विवाद हो गए, मारपीट हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि होलिका के दिन लोग रंग खेलने को लेकर विवाद कर लेते हैं, झगड़े हो जाते हैं, बहुत ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं जो बड़ा अप्रिय होता है। तो उससे बचने के लिए आप 4 को होली मनाएंगे, 3 को नहीं मनाएंगे। तो चूंकि नया त्यौहार है इसलिए 4 को मनाएंगे। और जो होली के लिए लोग पुआ बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वह 4 की ही सुबह करेंगे, मतलब 3 की रात और 4 की सुबह। अच्छा गुरुजी, अब सवाल ये है मेरा कि जो चंद्र ग्रहण है वो भारत के किन हिस्सों से देखा जा सकेगा? जी देखो अदिति, यह जो ग्रहण है खास तौर से इस चंद्रमा भारत में जो पूर्वी एरिया है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में आप इसको देखा जा सकता है। भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में देखा जा सकता है। भारत में यह चंद्र ग्रहण आंशिक होगा क्योंकि बहुत कम समय के लिए हो रहा है, तो बाकी देशों में पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और अपने भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। आंशिक चंद्र ग्रहण का मतलब ये होता है कि जैसे अपने भारत में इसका प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना अन्य देशों में पड़ेगा। जो अन्य देशों में जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहाँ की सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, वहाँ की राजनीति में उथल पुथल हो सकता है, जिन जिन देशों में लग रहा है युद्ध हो सकता है, मिसाइल युद्ध हो सकता है, और सत्ता परिवर्तन का बन रहा है, जनता सत्ता और राजा में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, लोग एक दूसरे की बल के लिए लड़ेंगे। तो यह जो खास तौर से एक्चुअली चंद्रमा क्या होता है कि मन का कारक होता है, तो इसमें जो राजा होंगे उनका मन खराब होगा, उनका मन नियंत्रण में नहीं रहेगा। तो जब मन में नियंत्रण में नहीं रहेगा तो आदमी उल्टे पुल्टे निर्णय लेंगे, ईगो की लड़ाई, आत्मसम्मान की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई को लेकर के जिन जिन देशों में लग रहा है उनके लिए ग्रहण काल
बहुत अच्छा नहीं है। अपने भारत देश में चूंकि बहुत कम पड़ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है। अगर इस बीच में कोई भी चुनाव हो रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, इधर असम हो सकता है, तो जो चुनाव होंगे इस ग्रहण के बाद सत्ता में परिवर्तन है। वहाँ की सत्ता में जो भी है वो सत्ताच्युत होगा, वहाँ दूसरे वर्ग के लोग आएंगे, सत्ता बदलाव होगा। और अभी जैसे मान लीजिए आपका बंगाल में हो रहा है, वहाँ बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ के भी सत्ता में परिवर्तन होगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, राजा के लिए खतरा है। और अपने देश में काफ़ी चुनाव को लेकर के, राजनीति को लेकर के काफ़ी उतार चढ़ाव लगा रहेगा। जी गुरुजी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी, देखो, ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। चंद्रग्रहण शुरू होने के 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है, तो सूतक अशुभ माना गया है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि जो सूतक काल होता है उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो खासतौर से सूतक काल में जैसे पूजा पाठ है, धार्मिक अनुष्ठान है, पूरी तरह से वर्जित होते हैं। क्योंकि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी नया पूजा अर्चना आप नहीं कर सकते। खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि जो गर्भ में पलने वाला शिशु है उसके जीवन के लिए काफ़ी चुनौतियां होती हैं। घर से बाहर निकलने से परहेज करें, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग न करें, सुई धागा का प्रयोग न करें। इस दौरान खाना बनाने वाले खाने की मनाही होती है, धारदार नुकीली चीज़ों का उपयोग वर्जित है। और ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए उस समय सूतक और ग्रहण काल में कि भगवान का नाम लें, जप करें, मंत्रोच्चार करें। इसके लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। अपने इष्ट की आराधना करें तो खास तौर से जैसे ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करें। और घर में क्या करें कि ओम भूर भुआ स्वः तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, मंत्रों का मनसा जप करना चाहिए, ताकि गर्भ में पलने वाला शिशु अच्छा हो। शयन के एकदम बचना चाहिए, नहीं तो बच्चा पता हो चलता कि विकलांग हो गया। और ख़ास तौर से अपने नाभि पर इनको गेरू या गाय के गोबर का लेप लगाना चाहिए, ताकि वो गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहे। और ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करें कि स्नान करें, जो भी आपने कपड़ा पहना उसको धो लें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें और नमक के पानी से पोछा लगावें। तत्पश्चात भोजन बनावें, दूध आदि में तुलसी के पत्ते डालकर रखें ताकि वह भोजन दूषित न हो। ग्रहण समाप्ति के बाद दान पुण्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जी गुरुजी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, तो जाहिर सी बात है कई राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो 12 राशि हैं उन राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? कौन से उपाय उन्हें करने चाहिए? मैं चाहती हूँ कि आप जो है इस वीडियो में हमारे दर्शकों को एक एक करके राशि के अनुसार बता दें। अदिति, देखो, जब ग्रहण लगेगा तो खास तौर से ग्रहण काल में जिन राशियों पर पड़ रहा है ये, तो उन पर बहुत गलत असर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ राशियों पर ये बहुत ही खराब असर डालेगा। तो खास तौर से जब ग्रहण लगेगा तो उसमें जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए काफ़ी चिंता करेगा, उनका मन उद्विग्न रहेगा, उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होकर एग्रेशन में आएंगे, उनका गुस्सा बढ़ सकता है। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, कोई नया डील ना करें, किसी स्ट्रेंजर से कोई डील ना करें, अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखें, माता पिता की बात को सुने और बहुत पॉजिटिव सोचें। चूँकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल होने के नाते जातक बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है, मेडिटेटिंग होता है, कब वो क्या कर डालेगा कोई भरोसा नहीं, अनप्रेडिक्टेबल इस तरह के लोग होते हैं और नेगेटिव थाट में चले जाते हैं। तो इससे उनको थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव करें और उनका मन नियंत्रण में रहे। इसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करें। और क्या करें कि चांदी के गिलास में जल ग्रहण करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। और नहा धो के ग्रहण काल के बाद सफ़ेद वस्तु जैसे आटा है, चावल है, दूध है, दही है, दान कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो वृष राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो वृष राशि वाले जातक हैं उनको काफ़ी मन उनका व्यथित रहेगा, कोई अपना उनके साथ धोखा दे सकता है, मान लो कोई डील कर रहे हैं तो उनके साथ गलत हो सकता है, कोई महिला मित्र उनको चीट कर सकती है, डीच कर सकती है, इससे लेकर उनका मन काफ़ी परेशान रहेगा। क्योंकि जो वृष राशि वाले जातक हैं अपने लग्जरी से, अपने सिद्धांत से, अपने इमोशन से कोई समझौता नहीं करते। तो यह जो कालखंड है ग्रहण काल वाला, तो उसमें इनको कोई अपना मित्र है, दोस्त है या अपना जिनके बहुत इनको
ब्लाइंड ट्रस्ट है या इमोशनली बहुत ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व है, तो वहाँ उनको दिक्कत हो सकती है। चूँकि वृष राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, इसमें चंद्रमा उच्च का होता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर व्यक्ति तटस्थ रहे, निश्चिंत रहे, किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना पाले, तो उसके लिए ठीक रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अपने को बैलेंस रहे और भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह ग्रहण काल काफ़ी अच्छा है। उनके धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, उनके यहाँ माता पिता का सुख मिलेगा, अगर कोई व्यापार किए हुए हैं तो उसमें लाभ मिलेगा, अगर कोई डील किए हुए हैं तो उसमें उनका अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है, रुका हुआ धन मिलेगा। और शेयर है, ट्रेडिंग है, कहीं से कोई नए व्यापार की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे धन लाभ होगा और उनके घर में धन धान की स्थिति मजबूत हो गई, व्यापारिक की स्थिति अच्छी होगी। ट्रेडिंग किए होंगे तो उससे उनको बड़े पैमाने पर धन मिलेगा, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करेंगे। अगर वो कोई मान लीजिए लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं, पत्रकार हैं, तो उनको इस कालखंड में काफ़ी उनको धन लाभ होगा, उनके प्रमोशन हो सकता है, उनकी मन स्थिति ठीक रहेगी, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। तो मिला जुला करके यह ग्रहण काल मिथुन राशि वालों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें, गाय को रोटी गुड़ खिलावे और हरी वस्तु का दान इनको करना चाहिए ताकि इनको और लाभ हो, इनके लिए फायदेमंद साबित हो। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि की जातक हैं, खासतौर से कर्क राशि चंद्रमा का राशि है, चंद्रमा पर ही ग्रहण लग रहा है, तो चंद्रमा मन का कारक होता है। कहते हैं चंद्रमा मन सो जायते। तो व्यक्ति को जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको दिक्कत हो सकती है, तनाव हो सकता है, किसी बात को लेकर उनको हानि हो सकती है, परेशानियां उनकी बढ़ सकती है। कोई मान लीजिए काम पहले से करे आ रहे हैं तो इस काल में उनकी क्षति हो सकती है, उनको दिक्कतें आ सकती हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखें, भावनाओं पर कंट्रोल करें, भावेश में बह के कोई काम ना करें। और अगर कोई मान लीजिए कोई डील कर रहे हैं या कोई व्यापारिक स्थिति सोचता अभी थोड़ा रुक जाए, नहीं तो उनको दिक्कत आएगी। थोड़ा वेट करें, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें तो अच्छा रहेगा। इनके लिए अच्छा हो इसके लिए इनको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः या ओम प्राम प्रेम प्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, चांदी के गिलास में अपना ये जल ग्रहण करें, अच्छा रहेगा। और ग्रहण काल के बाद ये क्या करें कि सफ़ेद वस्तु का दान करें, अपने घर में नमक के पानी से पोछा लगावें ताकि अच्छा रहे। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं उनको यह ग्रहण काल काफ़ी नुकसानदेह होगा, उनकी परेशानी बढ़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है। तो उनको अपने सेहत पर विशेष ध्यान रखना है, खासतौर से जिनको बीपी है, शुगर है, नसों की प्रॉब्लम है, उनको अपने सेहत को लेकर के सचेत रहना है। अपनी पत्नी से वाद विवाद नहीं करना है। जो घर में बड़े हैं जैसे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, बड़े भाई हैं या छोटे भाई, तो अपने रिश्तों के प्रति उनको थोड़ा ध्यान रखना है। और अपने को जितना बैलेंस रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। एग्रेशन बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकती है, उनको लगेगा कि लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी भावनाएं बदल सकती हैं। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। और इस ग्रहण काल में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री उपासना करें। या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम खगाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा। और ग्रहण काल के बाद लाल वस्तु है जैसे चना है, तांबा है, मटर है, गेहूं है, दान कर सकते हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा। जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि इनको हानि हो सकती है। अगर पहले से कोई व्यापार कर रहे हैं लेन देन के तो उनका पैसा डूब सकता है। कोई व्यापारिक डील कर रहे हैं या कहीं जाने के प्लान कर रहे हैं या कहीं पूंजी निवेश किए हैं तो इसमें इनको शुभ समाचार नहीं मिलेगा। उनको लगेगा कि इनका बड़ा हानि हो गया, नुकसान हो गया। कोई इनको अपना ही नज़दीकी इनको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। तेज गति की गाड़ी कतई न चलाएं, अपने मन पर नियंत्रण रखें। चूँकि बहुत माइक्रो लेवल पर सोचते हैं तो कहते हैं कि सारा सुख दुख मन का है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे तो अति उत्साहित रहेंगे, लेकिन नेगेटिव सोचेंगे तो इनको दिक्कत हो सकती है। तो अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, इनको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने हेल्थ को लेकर के सचेत रहना है। और हेल्थ में कोई दिक्कत हो तो इनको क्या करना है कि ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करना है, भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना है और गाय को रोटी गुड़ खिलावें, अच्छा रहेगा। हरी वस्तु का दान करना इनके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए ग्रहण काल काफ़ी लाभप्रद होगा। उनके लिए धन धान की स्थिति अच्छी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी पहले से खरीद रखा तो उसमें उसके दाम बढ़ जाएंगे, लाभ होगा। धन की स्थिति अच्छी होगी। भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं।
अगर नौकरी में तो उनकी प्रमोशन होकर उनकी सैलरी बढ़ सकती है, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, तो उनका जो सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, उनका मन उनके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। तो इनको लिए क्या करना है कि माता लक्ष्मी जी की आराधना करें, गाय को रोटी गुड़ खिलावें और माता लक्ष्मी जी की आराधना करें, दूध से बनी वस्तु का दान करें, इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए यह कालखंड काफ़ी अच्छा है, ग्रहण काल उनके लिए ठीक है। एक तो उनका मन प्रसन्न रहेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, पिता का सुख मिलेगा, अपने गुरु से इनको एक नई दिशा मिल सकती है, कोई मेंटर की भूमिका में रहेगा जो उनको नई दिशा देगी। और जो बहुत दिन से परेशान चले आ रहे हैं उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, जैसे गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। इनके यहाँ नौकर भाग जाते हैं तो नौकर अब इनके यहाँ अस्थायी रूप से रहने लगेगी, उनके लिए काफ़ी अच्छा। इनको क्या करना चाहिए कि हनुमान जी की आराधना करने चाहिए। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट इस मंत्र का जप करें, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। और लाल वस्तु का दान करना इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि वाले जातक हैं इनको ध्यान रखना है कि ये बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, बेवजह किसी की लाइफ में इंटरफियर करते हैं, किसी की टेरिटरी में दखलंदाजी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। इसके लाते लगता है कि लोग इनके बारे में गलत सोचने लगते हैं, लेकिन है ये बड़े अच्छे, दिल मन के अच्छे होते हैं। तो इनको लगेगा कि इनकी कोई दिक्कत हो रहा है तो इनकी मान हानि हो सकती है, इनके मान सम्मान को लेकर के ठेस पहुंच सकती है, इनके नेम फेम में दिक्कत आ सकती है, तो इनकी मान का हानि हो सकता है। तो इनको ध्यान रखना है कि बेवजह कहीं किसी के टेरिटरी में न जाएं, कोई उल्टा पुल्टा न सोचें, निर्णय सोच समझ के लें, बड़ों की बात मानें, जैसे अपना बड़े भाई हैं, पिता हैं, गुरु हैं, उनकी बातचीत सुन करके करते हैं तो अच्छा रहेगा। और इस ग्रहण काल में उनको क्या करना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव की आराधना करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनको क्या करना है कि चने का बेसन दान करें, चने की दाल दान करें, गाय को रोटी गुड़ खिलावें, अच्छा रहेगा इनके लिए। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड बहुत अच्छा नहीं है। जो ग्रहण काल में जो मकर राशि लोग उनके लिए अच्छा नहीं है, उनको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। अगर कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो उसमें ये हार सकते हैं, उनके प्रतिकूल जा सकता है और दिक्कतें इनका आ सकती है, तनाव की स्थिति इनकी बनी रहेगी। चोट चपेट से बचें। अगर कोई ठेकेदार है, प्रॉपर्टी तत्व को लेके बिजनेस कर रहा है तो उसकी डील गलत हो सकती है, कोई गलत आदमी के साथ डील हो सकती है तो उनको परेशानी हो सकती है। तो उनको सेहत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, धन को लेकर के प्रतिकूलता लिए हुए है। इनको थोड़ा बैलेंस रहने की जरूरत। इनको क्या करना है कि शनि के मंत्रों का जप करें, ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, सरसों के तेल का दान करें और ख़ास तौर से अपने बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का अपमान न करें, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए हम देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। इनको अपनी पत्नी से पीड़ा हो सकती है, कोई महिला मित्र इनको धोखा दे सकती है, अगर इनकी महिला बॉस है तो नौकरी में इनको सस्पेंशन मिल सकता है। तो कई तरह की दिक्कतें कुंभ राशि वालों के लिए आ सकती है, तो अपना इनको ध्यान रखना है कुंभ राशि वालों के लिए। और अगर कोई व्यापारी की स्थिति कर रहे हैं तो उनके व्यापार में धोखा हो सकता है, किसी को धन दे रखे हैं तो परेशानी आ सकती है। तो अपने को थोड़ा बहुत बैलेंस रहना है और ईश्वर में भगवान शिव की आराधना करें और शनि देव की जो ओम संग सनश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ावें, जिससे इनकी शनि की पीड़ा कम हो। और अपनी पत्नी की सेहत को लेकर के ध्यान रखें ताकि इनकी कोई दिक्कत ना हो। और ग्रहण काल के बाद ये क्या करें कि गाय को रोटी गुड़ खिलावें और अपने वजन के बराबर 5 प्रकार का अन्न दान करें ताकि इनके सेहत को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि वाले जातक हैं इनके लिए ग्रहण काल सौख्य रहेगा। सौख्य का मतलब है कि आपका जीवन ठीक रहेगा, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आपकी जो प्लानिंग है सफल होगी। नौकरी के लिए अगर आपने एफर्ट किया तो उसमें सफलता मिलेगी, भूमि भवन से लाभ मिलेगा, आप कोई बड़े कार्य को कर सकते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी और माता पिता का सुख मिलेगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश करते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आयात निर्यात करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर सिद्ध होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, ग्रंथकार हैं, फिल्मकार हैं, फिल्म बनाने वाले, अगर किसी फिल्म के
डायरेक्शन करते हैं या डायरेक्टर हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कोई फिल्म बना रहे या प्रोड्यूसर हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा। यह कालखंड आपके लिए धन धान के लिए अच्छा, आपका यश फैलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा और इच्छित धन लाभ होगा। अपने मन पर नियंत्रण रखें, भावेश में आके कोई कार्य नहीं करना है। और आपको क्या करना है कि ग्रहण काल के बाद आप गाय को रोटी गुड़ खिलावें या चने की दाल भरी पूड़ी कर सकते हैं। आप मंदिर में 5 प्रकार का फल दान कर सकते हैं या बेसन की लड्डू दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी गुरुजी, आपने जिस तरीके से बताया है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है कैसे किन राशियों पर रहेगा, किन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, किन्हें कौन से उपाय करने की ज़रूरत है, होली किस दिन मनाई जाएगी, होली का दहन किस दिन होगा और ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को इससे बचना चाहिए। तो ये थी चंद्र ग्रहण, होलिका दहन के मुहूर्त और राशियों पर उसके प्रभाव की पूरी जानकारी डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी के साथ। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिषीय विश्लेषणों के लिए जुड़े रहें स्तुति के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। नमस्कार।